नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। मैं रूबी सी। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रूस की राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाके में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। रूस के मुताबिक पिछले एक साल में मॉस्को पर यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। खिमकी इलाके में एक ड्रोन के घर पर गिरने से एक महिला की जान चली गई, जबकि पोगोरेल्की गांव में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 पुरुषों की मौत हुई। हमले में कई इमारतें और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। मॉस्को की मेयर सर्गेई सोबियानी ने बताया कि करीब 12 लोग घायल हुए हैं। रूस का दावा है कि मॉस्को की ओर से बढ़ रहे 81 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया गया। यह हमला हाल ही में कीव पर हुई रूसी मिसाइल हमले के बाद हुआ, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने होर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेहरान ने कहा कि अब शत्रु देशों के सैन्य उपकरणों से लदे जहाजों को समुद्री मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ने कहा कि अब तक ईरान ने संयम बरता, लेकिन अब नीति बदली जाएगी। होर्मुज दुनिया के ऊर्जा व्यापार का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने भी समुद्री यातायात को नियंत्रित करने के लिए नए तंत्र की घोषणा की। इसके तहत केवल वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के सहयोगी देशों को ही अनुमति मिलेगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हलचल के बीच अब एक और बड़ी घटना ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। संयुक्त अरब अमीरात के बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमला हुआ है। अल क्षेत्र में हुए इस हमले में संयंत्र के एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। अबू धाबी प्रशासन ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और किसी तरह का रिसाव भी नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक एहतियात के तौर पर एक रिएक्टर को कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन सभी प्रणालियां सामान्य बनी रही। ये संयुक्त अरब के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला माना जा रहा है। घटना ऐसे समय में हुई जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात उस खबर की जो हर भारतीय के लिए गर्व का पल बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग में पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नीदरलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा प्रदान की। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्सन ने एयरपोर्ट पर खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और स्वीडन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के दौरान व्यापार, हरित परिवर्तन, एआई, उभरती तकनीक, स्टार्टअप और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे अहम मुद्दों पर विचार किया गया। इसके अलावा रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई। यह बैठक भारत स्वीडन संबंधों को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वीडन ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक सहयोग में योगदान के लिए दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या अब 31 हो गई है। यह सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जा रहा है। स्वीडन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले अहम विदेशी दौरे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कई बड़े समझौते और बैठकों पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में नॉर्वे पहुंचेंगे। यह प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी और पिछले 43 वर्षों में नॉर्वे जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। दौरे के दौरान पीएम मोदी तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। वह नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम, महारानी सोनिया और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी भारत नार्डिक व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जहां ऊर्जा, हरित तकनीक और समुद्री अर्थव्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है। इंडोनेशिया के उत्तरी मुलुक प्रांत में
स्थित डुनोको ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद राख का गुब्बार ज्वालामुखी की चोटी से करीब 5000 मीटर ऊंचाई तक फैल गया। ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा निवारण केंद्र ने इलाके में दूसरे सबसे उच्च स्तर का अलर्ट जारी किया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ज्वालामुखी के 4 किलोमीटर दायरे से दूर रहने की चेतावनी दी। साथ ही श्वसन संबंधी खतरे को देखते हुए फेस मास्क पहनने की सलाह भी दी गई। इस महीने की शुरुआत में माउंट डुनोको में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। रात भर चले हमलों में कम से कम 12 लोग घायल हुए। रूसी अधिकारियों का दावा है कि मॉस्को की ओर से बढ़ रहे 81 ड्रोन को मार गिराया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें सही ठहराया है। रूस में भारतीय दूतावास ने बताया कि हमले में एक भारतीय मजदूर की जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। दूतावास ने घायलों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। अब बात भारत की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी की, जहां अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुओंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के मुताबिक यह गिरफ्तारी लंबे समय तक निगरानी, खुफिया जानकारी और अंतर्राज्यीय समन्वय के बाद संभव हुई। थान सिंतुओंग कई बड़े ड्रग्स मामले में वांछित था। उस पर ड्रग्स और हीरोइन की बड़ी खेप भारत में सप्लाई करने का आरोप है। जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत और बांग्लादेश तक नशीले पदार्थ पहुंचाता था। भारतीय नौसेना ने भोपाल के अपर लेक में अपने प्रमुख नौसेना नौकायन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को जल क्रीड़ाओं के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये पहल राष्ट्रीय खेल नीति के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य खेलों में उत्साह और नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। नौसेना का यह नया केंद्र युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कैरियर के लिए नए अवसर भी खोलेगा। तेल भंडारों को लेकर फैली अफवाहों के बीच अब विदेश नीति और वैश्विक घटनाक्रम से जुड़ी एक बड़ी खबर। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है, जिसमें कहा जा रहा था कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पीवीआई की फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि देश के पास करीब 60 दिनों का कच्चा तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा रिफाइनरियों के पास भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पीबीआई ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराने से बचने की अपील की। साथ ही कहा कि ईंधन और गैस से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह अस्वीकार है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को बढ़ाने वाले कदमों से बचने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे प्रभावी रास्ता है। बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुआ यह हमला ऐसे समय में सामने आया जब मध्य पूर्व में पहले से ही हलचल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे राष्ट्रीय गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मिला यह 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दुनिया में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी को कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ओम बिरला ने कहा कि यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दुनिया में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे भारत और स्वीडन के बीच मित्रता और रणनीति साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण बताया।
पीएम मोदी ने स्वीडन के गोथेनबर्ग में स्वीडिश कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वीडिश कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, नवाचार और स्थिरता जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत घरेलू मांग और आधुनिक बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर 21वीं सदी के लिए नए समाधान तैयार कर सकते हैं। अब रुक करते हैं देश की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग के मामले में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष समिति गठित की है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी थी। आग ट्रेन के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले कोच और जनरेटर डिब्बे तक फैल गई थी। भारतीय रेलवे के मुताबिक जांच समिति को तय समय सीमा में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जांच करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से लोगों को जलभराव, टूटी सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। परियोजनाओं में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और पार्कों का सौंदर्यीकरण शामिल है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को MSME विभाग सौंपा गया, जबकि समाजवादी पार्टी से आए मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। सरकार ने पदोन्नत मंत्रियों अजित पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को भी नए विभागों की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा 4 नए राज्य मंत्रियों को पशुपालन, राजस्व, ऊर्जा और लघु उद्योग जैसे अहम विभाग सौंपे गए। मंत्रिमंडल का यह फेरबदल आगामी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। कल शाम रायपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपने दौरे के दौरान अमित शाह रायपुर और बस्तर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री सुरक्षा व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा भी कर सकते हैं। अमित शाह का यह दौरा राज्य की राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 112 आपातकालीन सेवा के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब यह सेवा छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में उपलब्ध होगी, जबकि पहले यह सुविधा केवल 16 जिलों तक सीमित थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अमित शाह बस्तर रवाना हुए, जहां वे नेतानार गांव में CRPF कैंप परिसर में बने जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र से दूर दराज के लोगों को सरकारी और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने नई UDF सरकार को शपथ दिलाई। नई सरकार में कांग्रेस और सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। राजधानी तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई।
यह हादसा सुबह पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही वैन से जोरदार टक्कर हो गई। वैन में 2 महिलाएं समेत 10 लोग सवार थे। हादसे के बाद पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक बड़े कोचिंग संस्थान आरसीसी यानी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस जांच के घेरे में आ गया है। सीबीआई ने संस्थान के दफ्तर में छापेमारी कर कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक संस्थान के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मोटेगांवकर एक दूसरे को पहले से जानते थे। मामले में अब सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंघला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने दिल्ली और गोवा में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है। इसी के साथ ईडी ने दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर भी रेड की। कंपनी पर करीब 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का 100 पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात पत्नी से कहासुनी के बाद अर्जुन सिंह घर से बाहर निकले थे। रविवार सुबह उनका शव घर से कुछ ही दूर पर एक पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि शव पर चोट के निशान भी पाए गए, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 देशों की यात्रा पर वियतनाम और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गए हैं। वे 18 से 19 मई तक वियतनाम और इसके बाद 19 से 21 मई तक दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। रवाना होने से पहले सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका फोकस रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर होगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना भी इस यात्रा का अहम उद्देश्य है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों के लिए 2 वर्षीय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी। वहीं मतदान 18 जून को कराया जाएगा। मतगणना 22 जून को होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राज्य की राजनीतिक गतिविधियां अब इन चुनाव को लेकर तेज होने लगी हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार बारिश के बाद कई इलाके में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। वेंटन प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, जहां कई लोगों की मौत और कई के लापता होने की खबरें भी सामने आई है। बाढ़ के कारण घर, सड़कें और सार्वजनिक ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ। राहत और बचाव टीमें लगातार प्रभावित इलाके में अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। लखनऊ में 70,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए और अनोखे तरीके से विरोध जता। अभ्यर्थियों ने सड़क पर रेंगते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार उन्हें कीड़ा समझ रही है, इसलिए वे इसी अंदाज में अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। हालांकि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
पंजाब के होशियारपुर में एक विचाराधीन कैदी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब मेडिकल जांच के बाद कैदी को वापस जेल लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक एनडीपीएस मामले में बंद कैदी नसीब सिंह ने भागने की कोशिश के दौरान एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी के चेहरे और हाथ पैर पर चोटें आई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में कैदी घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल परिसर में आरोपी के पास चाकू कैसे पहुंचा। फिल्म निर्माता और अभिनेता अनुराग कश्यप एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने ब्राह्मण समुदाय पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट एएस जानी की अदालत ने विश्व हिंदू परिषद नेता और वकील कमलेश रावत की शिकायत पर दिया गया। मामला फिल्म फूली के ट्रेलर को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पोस्ट से एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की आशंका दिखाई देती। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में एक महिला का छत बिछत शव बरामद हुआ। रेलवे कर्मचारियों को कोच के शौचालय के पास एक लावारिस ट्रंक और बड़ा कार्गो बैग मिला था। शक होने पर जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी गई। ट्रंक खोलने पर पुलिस के होश उड़ गए। अंदर खून से सना महिला का शव मिला, जिसे टुकड़ों में छिपाकर रखा गया था। जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और महिला की पहचान की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में जमानत को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कड़े कानूनों के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू होता है। जस्टिस बीबी नागर रत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने उमर खालिद को जमानत न देने वाले पिछले फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि उस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के फैसलों का उचित पालन नहीं किया गया था। यह टिप्पणी यूएपीए मामले में जमानत के सिद्धांत को लेकर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अगर संख्या अधिक है तो नमाज शिफ्ट में पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए समान है और सरकार अराजकता फैलाने नहीं देगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस भी छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा और अन्नपूर्णा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 1 जून से महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं सरकार ने कुछ विभागों के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं को रोकने का भी फैसला लिया है। हालांकि छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। यह अभियान सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से निजी वाहनों की जगह ज्यादा से ज्यादा मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
वहीं दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए 24 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।